स्टार्ट करो। नमस्कार बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ये बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम पोषण। इस जैव प्रक्रम पोषण में हम लोग पोषण के प्रकार को देखे थे। इसके बाद हम लोग पोषण के कितने प्रकार होते हैं, पोषण के परिभाषा को देखे। उसके बाद हम लोग पोषण के प्रकार को देखे थे कि कितने प्रकार के पोषण होते हैं। पोषण हम लोग देखे थे, पोषण दो प्रकार के हैं। पहला पोषण कौन सा था? स्वपोषण, और दूसरा जो है ये परपोषण था। दूसरा परपोषण, यानी पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। स्वपोषण को अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और दूसरा था हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था। चलिए, इसके बाद हम लोग ये देखे थे कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण होता क्या है कि जब जीव अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित हो तो उसको हम लोग परपोषण कहेंगे। परपोषण के प्रकार को भी देखे थे कि कितने प्रकार के परपोषण होते हैं। 3 प्रकार के परपोषण को पढ़े थे। सबसे पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। तो चलिए, इसकी बात तो हो गई। अब हम लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्वपोषण को समझते हैं। तो आपके लिए यही खुशखबरी है, यही अच्छी बात है कि हम लोग परपोषण को या परपोषण के प्रकार को हम लोग पढ़े थे व्हाइट बोर्ड पर, और आप सबको अच्छी तरीका से समझाने के लिए हमने ले आया स्मार्ट बोर्ड। और इस स्मार्ट बोर्ड पर आज हम लोग स्वपोषण को देखेंगे। वैसे स्वपोषण जितने भी पेड़ पौधे, स्वपोषण का मतलब ही हम उस दिन समझाए थे। स्वपोषण, स्व मतलब होता है स्वयं, यानी अपना, यानी कि जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहे, अपने भोजन के लिए, यानी कि अपना भोजन का निर्माण स्वयं करे। यानी अपने भोजन का निर्माण जब वो स्वयं करेंगे तो ही वह जीव स्वपोषी कहलाएंगे। और जीव जब स्वपोषी कहलाएंगे, अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित न रहकर अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता हो, ऐसे जीव को हम लोग स्वपोषी कहेंगे। और यह जो विधि होगी, उस विधि को हम लोग स्वपोषण कहेंगे। अब देखिए कि स्वपोषण, जो भी स्वपोषी जीव होंगे वो अपना भोजन का निर्माण स्वयं कैसे करते हैं। और अगर इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे। आप याद रखेंगे पॉइंट ऑफ एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्वपोषण का यदि उदाहरण पूछेगा या स्वपोषी जीव का उदाहरण पूछेगा तो सभी हरे पौधे इसके उदाहरण में आएंगे। इसके अलावा नील हरित शैवाल भी इसमें आता है। नील हरित शैवाल भी इसमें आएगा। तो अब देखिए कि आखिर ये जो स्वपोषी जीव है ये अपना भोजन का निर्माण करते कैसे हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ देखेंगे, देख लीजिए, एक क्रिया है फोटोसिंथेसिस। इसको हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, इसको भी इसके डेफिनेशन को भी हम लोग पिछले क्लास में समझे थे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। और इसके साथ ही एक और शब्द के बारे में, हम एक और चीज के बारे में यहाँ चर्चा किए थे कि प्रकाश संश्लेषण ही एक ऐसा शब्द है जिसमें तीनों स्व आता है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है कि इसका परिभाषा था, आपको दिया गया है इससे पहले भी इसका परिभाषा, कि प्रकाश संश्लेषण जब हरे पौधे मिट्टी से जल, वायुमंडल से CO2, यानी कि जब मिट्टी से जल और वायुमंडल से CO2 लेकर, घसकने वाला मतलब बीमारी अभी तक खत्म नहीं हुआ है तुम्हारा। यानी जब हरे पौधे मिट्टी से जल लेकर के, वायुमंडल से वायु लेकर के, यानी कि CO2 लेकर के, वायुमंडल से CO2, मिट्टी से जल लेकर के, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसमें जो मौजूद, यानी उसके पत्ती में जो मौजूद क्लोरोफिल है, उसकी सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, तो उसको ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है कि जब हरे पौधे मिट्टी से जल, वायुमंडल से CO2 लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन अर्थात C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण स्वयं करता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के डेफिनेशन को आप लोग अच्छी तरीका से याद कर लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। इसके अलावा इसमें आप देखिए कि एक कोई भी पौधा है तो वो मिट्टी से क्या सब लिया। मान लीजिए ये पौधा है और ये क्या सब लेगा। अब देख लीजिए, ये मिट्टी से लिया जल, मिट्टी से क्या लिया? जल लिया। मिट्टी से लिया H2O, यानी ये मिट्टी से H2O लेकर के कहाँ पहुंचाया? पत्ती में पहुंचाया। इसके बाद ये, अब देख लीजिए, CO2 कहाँ से लेगा? तो वायुमंडल से लेगा। CO2 लिया वायुमंडल से, H2O लिया जड़ से, मिट्टी से, चलिए यहाँ से इधर मिट्टी है, मिट्टी से लिया H2O, वायुमंडल से लिया CO2। देख लीजिए CO2
और H2O। अब उसके बाद प्रेजेंस इन सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, इसका मतलब हुआ कि क्लोरोफिल की सहायता से। प्यारे बच्चे, अब ये क्लोरोफिल है कहाँ? तो क्लोरोफिल है पत्तियों में मौजूद। इस पत्तियों में मौजूद होता है। 3 तरह का लवक आप लोग को पढ़ा, इससे पहले भी आप लोग पढ़े होंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, यानी क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होता है। उसमें सबसे यहाँ जो है ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल होता है किस प्लास्टिड में? तो ये क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट का मतलब हो गया वर्णी लवक। क्या हो जाता है? नहीं, क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है वर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है क्लोरोफिल। तो देखिए साइंस में वैसे भी इंग्लिश शब्द से हम लोग को ज्यादा परिचित रहना है, क्योंकि साइंस में जो है ना इंग्लिश शब्द को ही ज्यादातर पूछा जाता है परीक्षा में। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है क्लोरोफिल, इसी क्लोरोफिल की सहायता से जो है पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अब पौधे अपना भोजन का निर्माण में क्या निर्माण करते हैं? तो देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है C6H12O6, यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किस चीज का निर्माण किए? ग्लूकोज का निर्माण किए। इसके अलावा इसमें से यहाँ पर 6O2, यानी O2 का भी, इसके अलावा इसके उप उत्पाद के रूप में O2 निकलता है। क्या निकलता है? O2। इसके उप उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? O2। और उसके बाद H2O, यानी जल। ये हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया फिर जल। अब देखिए एक यहाँ से वृहत रूप में एक क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद O2 होता है। O2 मतलब होता है ऑक्सीजन। यानी कि हम लोग कहते हैं ना कि हरे पौधे जो भी हैं वो हम लोगों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो कैसे ऑक्सीजन की पूर्ति कर रहा है? ये देख लीजिए कि वो भी जो CO2 है इस वायुमंडल में, वो CO2 को वो ग्रहण करता है। देख लीजिए यहाँ वो ग्रहण किया और वो मिट्टी से जल लिया, और अपने शरीर यानी कि इसके पत्ती में जो मौजूद क्लोरोप्लास्ट है उसमें होता है क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण ये स्वयं किया, और इसी के उप उत्पाद के रूप में O2 का निर्माण भी होता है। और इसी O2 के निर्माण, यानी यही जो है हम लोगों के लिए जीवनदायक क्या है? हवा है। और उसके अलावा H2O का भी निर्माण होता है। तो ये जो H2O का निर्माण होता है जल, इसको ये पत्ती से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं। किस क्रिया द्वारा निकालते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ये शरीर से बाहर निकालते हैं। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो देखिए वाष्पोत्सर्जन की बात करेंगे तो इसके परीक्षण के लिए आप घर में भी एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि कोई भी पौधा को आप थोड़ा सा बड़ा पत्ती हो जिसका, उसके चारों साइड यदि आप सफेद वाले पॉलीथीन को बांध देते हैं तो 2-4 दिन के बाद आपको दिखाई देगा कि उस पॉलीथीन के अंदर पूरा का पूरा यानी कि पानी का बूंद भरा हुआ है। वो जो पानी है आखिर वो कहाँ से गया है? तो इन चीजों का यदि हम गणना अपने अंदर करें तो पता चलेगा कि वह जो पानी है ना, इस मान लीजिए कि इस पत्ती में आप बांधे हैं इस पॉलीथीन को, तो इसके अंदर में जो ये पानी है ना, ये पानी इसी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो निकला इस पत्ती में से, वही पानी उसमें जाकर के जमा रहता है। तो हम लोग क्या समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण से कोई भी हरे पौधे किस तरह से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अब देखिए कि उसमें यदि इसमें जो है मतलब CO2 से अगर इसका फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई, H2O से हुई, फिर उसके बाद इसमें सूर्य की प्रकाश की क्या भूमिका है, क्लोरोफिल की क्या भूमिका है, चलिए हम लोग बारी बारी से समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज का अनिवार्य हो गया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए के लिए आवश्यक कारक कौन सा कारक हुआ? तो सबसे पहले हो गया आपका CO2, दूसरा हो गया H2O, तीसरा हो गया आपका सनलाइट, चौथा हो गया क्लोरोफिल। अब देखिए यानी इस चीज को भी आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक कौन सा है? CO2 है, H2O है, सनलाइट है और क्लोरोफिल है।
ये चारों कारक रहेंगे तब जाकर के ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। अब 2-3 साल 4 साल से लगातार एक प्रश्न पूछा जा रहा है 10th के बच्चों से कि ये जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, ये फोटोसिंथेसिस, इसमें पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि ये जो क्रिया है ये दिन में होता है या रात में होता है, सुबह में होता है या शाम में होता है, कि दिन और रात दोनों में हो सकता है। तो प्यारे बच्चे ध्यान से इस प्रश्न के साथ, यानी कि इस चीज जो यहाँ लिखा हुआ है, इस चीज को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि चलिए रात में भी CO2 उसको मिल जाएगा, चलिए H2O भी उसको रात में मिल जाएगा, क्लोरोफिल भी उसको रात में मिल जाएगा क्योंकि उसके अंदर तो खुद क्लोरोफिल है। लेकिन जरा दिमाग लगाइए कि सनलाइट उसको कहाँ से मिलेगा, यानी कि ये जो सनलाइट है ये कहाँ से मिलेगा उसको। दिन के समय में सूर्योदय होता है क्या, दिन के सॉरी रात के समय में क्या सूर्य उसको दिखाई देगा या सूर्य का प्रकाश उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि रात के समय में उसको सनलाइट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है रात के समय में बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि रात में नहीं होगी। रात में नहीं होगी तो रात दिन कह रहा है तो इसका मतलब वो ऑप्शन नहीं होगा। दिन रात के है, रात दिन के है, सुबह शाम के है, नहीं होगा, दिन के समय में होगा, यानी उसको जब क्या मिलेगा, सनलाइट मिलेगा। अब देखिए कि सूर्य का प्रकाश इतना ही आवश्यक क्या है, सूर्य का प्रकाश आखिर इतना ही आवश्यक क्यों होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे कि सूर्य प्रकाश, यानी कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता इतनी ही क्यों है। तो इस तरह इसमें हम लोग देखेंगे कि जल के विघटन के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ही आवश्यक है। जल के विघटन, जल का विघटन भैया कौन सा, तो ये H2O, यानी H2O का विघटन जो है ना, सबसे पहले इसमें एक लाइट रिएक्शन होता है, यानी प्रकाशिक अभिक्रिया हम इसको कहते हैं। इस प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए, यानी जल का जो विखंडन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इसके लिए लाइट रिएक्शन यानी सूर्य के प्रकाश का होना जरूरी है। यानी कि 2 चरण में होता है, पहले चरण में प्रकाश का होना आवश्यक है। इसीलिए यानी कि इस H2O के विखंडन के लिए, इस H2O के टूटने के लिए ये सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है। और सूर्य के प्रकाश में पहला चरण जो इसका क्लियर होगा पूर्ण, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। और दूसरा जो चरण होगा वो प्रकाश रहे कि ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें होगा दूसरा, यानी पहला चरण सूर्य के प्रकाश में, और दूसरा चरण जो है वो सूर्य का प्रकाश नहीं भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको जो लाइट में रिएक्शन होता है उसको कहते हैं इंग्लिश में लाइट रिएक्शन, या हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया। और दूसरा जो है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। आप लोग को समझ में आ रहा है ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं, ये समझ में आ रही है ना आप लोगों को। और नहीं समझ में आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम उस चीजों को फिर से एक बार दोबारा बताने का कोशिश करेंगे। अब देखिए हम लोगों को क्या सब चाहिए था। सबसे पहले 1 नंबर में क्या था, CO2, 2 नंबर में था H2O, 3 नंबर में था सनलाइट, और 4 नंबर में था क्लोरोफिल। इतना सारा चीज बस, यानी कि ये 4 चीजों का होना अति आवश्यक है। ये 4 चीज यदि नहीं हो तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ही नहीं। तो सबसे पहले हम 4 नंबर की ही बात करते हैं कि 4 नंबर का होना क्यों जरूरी है। तो प्यारे बच्चे 4 नंबर का होना इसलिए जरूरी है, चलिए हम बात करते हैं 4 नंबर का होना क्यों आवश्यक है। यानी सबसे पहले है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पर्णहरित। देख लीजिए बहुत बच्चे हिंदी नहीं जानते होंगे, इसका गौर कीजिए। क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। और ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल होता है पत्तियों में मौजूद एक लवक है, पत्तियों में मौजूद पत्तियों में मौजूद लवक, उस लवक का नाम है प्यारे बच्चे हरित लवक। उस लवक का क्या नाम है बच्चे, हरित लवक। उस लवक का क्या नाम है, हरित लवक। ध्यान देंगे इस लवक का नाम है हरित लवक। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब ध्यान से समझिए ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ना, ये जो प्रकाश संश्लेषण है ना, पूरी प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया शुरू से अंत तक
कहाँ होता है? तो इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है प्यारे बच्चे? इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है। ध्यान रखेंगे कि इसी क्लोरोप्लास्ट में जो है ना, किस कौन सी क्रिया होती है, यानी जितना भी ये जो क्लोरोप्लास्ट जो भी यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, ये पूर्ण रूपेण क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। इसीलिए ध्यान रखें कि क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद है? तो क्लोरोप्लास्ट में ही मौजूद है ये आपका पर्णहरित, यानी कि पर्णहरित को अंग्रेजी में बोल रहे हैं हम लोग क्लोरोफिल। अब देखिए, कह रहा है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। इसके अलावा है कि अब देखिए, हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक, यानी पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, पत्तियों को यानी कि पत्तियों को, देखिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहेंगे? तो पत्तियों को। याद रखेंगे आप लोग कि पत्तियों को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। अगर हम दूसरी बात कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट को फिर क्या कहेंगे, यानी हरित लवक को क्या कहेंगे? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। यानी पत्तियों को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषी अंग, और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। चलिए देखिए, पहले हम लोग क्या समझे कि H2O क्यों जरूरी है। H2O नहीं, इसको नहीं समझे हम लोग। सनलाइट क्यों जरूरी है, इसको हम लोग समझे कि सनलाइट क्यों जरूरी है। सनलाइट जरूरी है H2O के विघटन के लिए, मतलब H2O को तोड़ने के लिए ये जरूरी था। क्या? सनलाइट, आपका सनलाइट जरूरी था H2O को तोड़ने के लिए। अब देखिए क्लोरोफिल क्यों जरूरी है, क्योंकि संपूर्ण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया जो है ना, इसी क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट में होती है। और ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है पर्णहरित, यानी कि क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल में ही पूर्ण रूपेण जो है जितना भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो होती है। अब हम लोग ये देख लिए कि सनलाइट क्यों जरूरी है और क्लोरोफिल क्यों जरूरी है। अब देखिए कि H2O का विघटन क्यों जरूरी है, H2O क्यों चाहिए इसको। तो देखिए H2O क्यों चाहिए भैया, इसको क्यों चाहिए H2O, तो ध्यान देना है कि H2O के ही मदद से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधों में, ये H2O के ही मदद से बहुत सारे पोषक तत्व ये ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। यानी आप जरा दिमाग लगाइए कि जितने भी पोषक तत्व हैं H2O से ही पौधे ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो भी पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में ही तो मौजूद है, मिट्टी में ही तो मौजूद है। और इसी मिट्टी से जल निकल करके जा रहा है कहाँ? तो पत्तियों तक। तो इसीलिए आप बताइए, जो वृहद पोषक तत्व है, ये सारा जो वृहद पोषक तत्व है कहाँ से जा रहा है पौधों को? तो मिट्टी से जा रहा है। और मिट्टी में जो मौजूद जल है, मिट्टी में जो मौजूद जल है उससे जा रहा है। और इसी जल में मौजूद है सारे पोषक तत्व। पोषक तत्वों में जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, और भी जो भी पोषक तत्व है सब इसको कहां से मिल रहा है? इसी H2O से मिल रहा है। तो इसीलिए प्यारे बच्चे, अब देख लीजिए हम लोग कि H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल इसको क्यों जरूरी है। अब पहला जो है CO2। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि H2O मतलब क्या होता है और CO2 मतलब क्या होता है। फटाफट कमेंट कीजिए कि CO2 का क्या अर्थ होता है। ऑफलाइन वाले बच्चे भी बताएंगे CO2 का क्या अर्थ होता है। पानी, हाँ? CO2 मतलब पानी। कल चलेगा, चलेगा। क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का कार्बन ऑक्सीजन कैसे हुआ, कार्बन ऑक्सीजन कैसे हुआ, बोलिए। बोलो। नहीं बोलेगा। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इतना सर्च मारने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड होगा? अच्छा,
चलिए देखिए, एक हो जैसे डायरेक्ट से आप भी समझ लीजिए, CO अगर हो गया डायरेक्ट तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। एक वाला मोनो होता है, दो वाला डाई होता है, 3 वाला ट्राई होता है, 4 वाला टेट्रा होता है, 5 वाला पेंटा होता है। इस तरह से याद रखेंगे, समझ गए। तो CO अगर रहेगा तो क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। और CO2 हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड। SO2 हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो CO2 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 CO2, भैया CO2 का ही तो खेला है कि उसको CO2 चाहिए और वो हमको देगा क्या, ऑक्सीजन देगा। वो हमको क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। तो आशा करते हैं कि आपको प्रकाश संश्लेषण हम समझा पाए हैं। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि अब ये तो हो गया कि स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषी जीव कौन है, स्वपोषी जीव किस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं या किस विधि से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो हम लोग आगे देख रहे हैं कि अब जो जंतुओं में जो पोषण हो रहा है, जंतुओं में पोषण तो 3 तरह से हो रहा है, हम सब पढ़े। शुरू में मृतजीवी पोषण होता है, परजीवी पोषण होता है और प्राणी संपोषण होता है। चलिए देखते हैं आगे। क्या हुआ रे बबुआ, एड। चलिए देखिए, अब आगे आपके सिलेबस को देखने के बाद चल रहा है, चालू है, बड़ा वीडियो होगा तो चलेगा, उसको वेट रोक रोक करके करो। चलिए बच्चों, आप ये जान चुके हैं कि हरे पेड़ पौधे एवं नील हरित शैवाल जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए वो किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं, वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, अर्थात वो स्वपोषी होते हैं। यानी कि उसका भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनता है। चलिए इसको फाइनल कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, जंतु की बात करते हैं। तो जंतु अपने भोजन के लिए पूर्ण रूपेण क्या, तो पूर्ण रूप से अपने भोजन के लिए जंतु जो है अन्य जीव पर आश्रित रहता है। किस जीव पर रहता है, तो अन्य जीव पर। तो इसका मतलब है कि जितने भी जंतु हैं वो सब क्या हैं, परपोषी हैं। जितने भी जीव हैं वो क्या हैं, परपोषी हैं। और हम सब पढ़े हैं परपोषी जीव 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा, तो सबसे पहले मृतजीवी, मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी। अब जरा सोचिए, मृतजीवी कौन है, परजीवी कौन है, प्राणी संभोजी का है कौन सा है। हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे इस चीज को। तो मृतजीवी परजीवी ये भी समझे थे और प्राणी संभोजी को भी समझे थे। इसका एक उदाहरण था अमीबा, पैरामीशियम, मनुष्य, ये सब ये कौन है, प्राणी संभोजी है। परजीवी की बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखे थे क्या सब, परजीवी में कौन सब था, मलेरिया प्लेथमोडियम, इसके अलावा और कौन सब था, टेपवर्म, हुकवर्म, टेपवर्म, टेपवर्म, हुकवर्म, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी, ये सब था। इसके अलावा हम लोग देखे थे जू जो होता है वो सब भी तो क्या है, और कौन सब है, बहुत सारे वर्म हैं। ये सब वर्म जो है परजीवी हैं, यानी कि जीवित जीवों में रह करके अपना भोजन ग्रहण करता है। मृतजीवी क्या है, सरे गले अवशेष पर होता है, जीवाणु, कवक, जीवाणु, कवक, ये सब क्या है, मृतजीवी है। और ये हो गया परजीवी। और इसमें प्राणी संभोजी, ये तो हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे और इसमें भी एक एक बार हम उदाहरण बता दिए, इसलिए कि आपको कई बार परीक्षा में इन सारे प्रश्नों के उदाहरण को देखा जाता है और पूछा भी जाता है। अब इसमें सबसे पहले जो अमीबा है, अब हम लोग प्राणी संभोजी की बात करेंगे क्योंकि हम लोग अब मनुष्य वाले चैप्टर पर जाएंगे और मनुष्य में पाचन को देखेंगे, मनुष्य के भोजन ग्रहण करने की विधि को देखेंगे। इसका सबसे पहला जो उदाहरण अमीबा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका यानी अमीबा में किस तरह से भोजन ग्रहण होता है, अमीबा कैसे भोजन करता है, इसमें पाचन होता है, क्या होता है। हम लोग प्राणी संभोजी के बारे में ये पढ़े थे कि वैसा पोषण जिसमें जीव प्राणी अर्थात जंतु की तरफ भोजन ग्रहण करता है। इसमें 3 विधि हुआ, 3 तरह से हुआ कि पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, फिर उसका पाचन होगा, फिर उसका बहिष्करण होगा। तो सबसे पहले अमीबा में, इसमें देखेंगे हम लोग, तो अमीबा में देख लीजिए, अमीबा एक सरलतम प्रोटोजोआ है, सरलतम प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या है, एक सरलतम प्रोटोजोआ है जो मृदु जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चे, मृदु जल में पाया जाता है। इसकी एक खास विशेषता क्या है, इसमें कुटपाद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कुटपाद का। इसमें किसका निर्माण होता है, कुटपाद, कुटपाद का निर्माण होता है। अंग्रेजी में इसको स्यूडोपोडिया, देख लीजिए नाम कितना कठिन है, पी से शुरू हो रहा है और उच्चारण होता है स्यूडोपोडिया, PSEUDO,
PODIA, स्यूडोपोडिया। देख लीजिए, स्यूडोपोडिया हिंदी में उसको कुटपाद कहते हैं, यानी कि इसके शरीर में, इस अमीबा के शरीर में एक कुटपाद का निर्माण होता है और इसी कुटपाद के कारण इसका जो शरीर का आकार है ना, ये कोई भी आकार का रूप ग्रहण कर लेता है। यानी इसका आकार, इसका मतलब हो गया कि कोई भी आकार यदि ले रहा है तो इसका आकार जो है ना वो क्या है, अनिश्चित है। आकार इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है। देखिए हम यहाँ पर एक इमेज को रखे हुए हैं, आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए यही है प्यारे बच्चे, यही है आपका, दिखाई दे रही है सबको? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं दिखाई दे रहा है। हाँ वो तो हट जाएगा, ये क्या है, ये तो हट जाएगा। तो देखिए ये दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखिए कि यानी कि ये जो देखिए भी हम इस सब को इरेज कर दे रहे हैं। देखिए अमीबा क्या है, एक सरलतम प्रोटोजोआ है जो कहाँ पाया जाता है, तो मृदु जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मृदु जल में। अमीबा कहाँ पाया जाता है, मृदु जल में। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित। यही है, देख लीजिए अमीबा, यही है अमीबा। और हम लोग कहेंगे कि सर अमीबा, अमीबा, आप अमीबा कहाँ देख लिए, कहाँ से लाए हैं फोटो? तो अमीबा को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम इसको नहीं देख सकते हैं। तो देख लीजिए इसका आकार कुछ इस प्रकार का है, यानी कोई निश्चित आकार इसका नहीं होता है। ये इसका इस तरह का आकार जो है ना, इसके शरीर में बनने वाले स्यूडोपोडिया अर्थात कुटपाद के कारण होता है। देख लीजिए यही है इसका आकार। यानी अब देख लीजिए कि इसमें ये जो बीच वाला है ना, चलिए हम बीच वाले को अलग रंग से आपको हम रंग के दिखा दे रहे हैं। बीच वाला जो है ये है इसका केंद्रक, न्यूक्लियस। देख लीजिए न्यूक्लियस है ना, ये इसका केंद्रक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो इस तरह से भागा हुआ भाग है, यही है इसका स्यूडोपोडिया। PSEUDOPODIA, आपको हम पहले भी बताए थे। स्यूडोपोडिया कहते हैं पर पी से शुरू होता है, स्यूडोपोडिया। यही है कुटपाद। अब बोलेंगे इसका प्रचलन अंगक, देखिए ध्यान दीजिए, इसके प्रचलन अंगक की बात करेंगे। इसका जो प्रचलन अंगक है, ये प्रचलन अंगक इसका कुटपाद ही होता है। क्या होता है, कुटपाद। यानी अमीबा का प्रचलन अंगक क्या होता है प्यारे बच्चे, कुटपाद ही होता है। अमीबा का प्रचलन अंगक कुटपाद होता है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यह परीक्षा में प्रश्न पूछेगा आपसे कि अमीबा का जो प्रचलन अंगक है वो क्या है, तो कुटपाद होता है। और इसी कुटपाद के कारण इसमें क्या होती है, गति भी होती है। गति यानी गति जो होता है, ये गति भी इसी के कारण होता है। यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान भी जो जा रहा है, इसी कुटपाद के कारण जा रहा है। इसके अलावा भोजन ग्रहण, देख लीजिए 3 कारण ये कुटपाद का हो गया। 3 काम, कौन सा काम हुआ कुटपाद का, देख लीजिए। अरे यार, कुटपाद, कुटपाद का 3 काम हो गया। सबसे पहला क्या हो गया बताइए, इसका प्रचलन अंगक, प्रचलन अंगक हो गया। दूसरा, प्रचलन अंगक का मतलब हो गया चलने वाला अंग, यानी कि गति होगा इसमें। अब देखिए दूसरा काम क्या हो गया, भोजन अंतर ग्रहण, भोजन अंतर ग्रहण, इसी से होगा। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम आप लोग बता दीजिए, अगर पता हो तो। किताब पढ़ते होंगे तो जरूर आप जानेंगे, नहीं पढ़ते हैं तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए कि पहला काम हो गया प्रचलन अंगक का, दूसरा काम हो गया भोजन अंतर्ग्रहण का, तीसरा काम है आकार बदलने का, आकार अनिश्चितता, आकार और निश्चितता। यानी कि इसका जो आकार और निश्चित होता है, ये भी इसी कुटपाद के कारण ही होता है। तो आप क्या देखें कि अमीबा में जो कुटपाद होता है, इस कुटपाद के कितने कितने काम हो गए, 3 काम। पहला प्रचलन अंगक का काम हो गया, यानी चलने की क्रिया होगी। दूसरा भोजन अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन जो ग्रहण करेगा वो इसी कुटपाद के कारण, ये इसी कुटपाद से होता है। ये जितना भी भागा हुआ ये कुटपाद ही है इसका। ये नहीं कि हम यहाँ लिख दिए तो बस ये सब कुटपाद है, सब कुटपाद है। और बाहर से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ये करता क्या है, ध्यान से देखिए इसके संरचना को, कि जैसे मान लीजिए कि ये हम यहाँ आपको बना के समझा दे रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए कि भोजन का कण यहाँ पर देख लिया, और इसका भोजन जो है ना, ये शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये सब होते हैं। अब मान लीजिए कि एक यहाँ पर हम एक बना दिया अमीबा। अब ये देख लिया कि भोजन यहाँ पर है, ये क्या करेगा कि इस संरचना को दोनों तरफ से बढ़ाते जाएगा। ये जो बढ़ा रहा है ना संरचना, इसी संरचना को कुटपाद कहते हैं। ये जो बढ़ा रहा है संरचना, इसी को क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। ये बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा
और बीच वाली जो ये संरचना है ना, बीच वाली, अभी आपको बताते हैं, ये जो बीच वाली संरचना है ना, बीच वाली, इसको ये तोड़ लेता है। अब देख लीजिए, अब बीच वाली संरचना को तोड़ लिया तो ये सब आपस में क्या हो गया, जुड़ गया, और ये इधर से थोड़ा कम हो जाएगा, उधर बढ़ जाएगा, उधर की ओर गति कर गया, नहीं कर गया। तो इसलिए ध्यान रखें कि इधर से जो इधर गति हुआ, ये भोजन को यहाँ देखा तब जाकर के। अब देखिए कि कुटपाद की मदद से ये दोनों संरचना को आगे बढ़ाया और भोजन अंदर गया। भोजन अंदर जाने के बाद देख लीजिए केंद्रक है यहाँ, और यहाँ भोजन अंदर ग्रहण गया। ये भेक्वल्स का अंदर में किसका निर्माण करता है, भेक्वल्स का निर्माण करता है। इसी भेक्वल्स मतलब रसधानी होता है, क्या होता है बोलिए, रसधानी। इसी रसधानी में इसका जो है ना भोजन का पाचन होगा, पाचन होगा इसी रसधानी में। उसके बाद फिर जो इसके यानी कि इसमें जैसे देखिए भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, पाचन होगा, फिर जो इजेशन होगा तो शरीर का कोई भी एक हिस्सा अलग करेगा और यहाँ से ये क्या कर देगा, उत्सर्जन कर देगा, किसी भी चीज को इजेशन कर देगा। तो ये था कुटपाद, यानी कि ये था अमीबा, और अमीबा की तरह ही एक पैरामीशियम भी होता है। अब हम लोग देख लेते हैं पैरामीशियम क्या है। चलिए देखिए, अरे अरे देखिए, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा संरचना जो है वो है पैरामीशियम का, पैरामीशियम। जिस तरह से याद होगा आपको कि अमीबा में, अमीबा का जो प्रचलन अंगक क्या था, यानी कि अमीबा के प्रचलन अंगक के बारे में बात करेंगे तो अमीबा का प्रचलन अंगक क्या था, कुटपाद था। क्या था, कुटपाद। इसी के कारण यह भोजन भी ग्रहण करता है, इसी से ये जो है चलने का भी काम करता है, और इसका आकार भी जो बदलते रहता है वो कुटपाद के कारण है। ठीक उसी तरह से आप देखिए कि पैरामीशियम, अब इसका आकार जो है ना वो अनिश्चित था, परंतु एक चीज है कि पैरामीशियम का आकार निश्चित है। पैरामीशियम का आकार क्या है, निश्चित है, आकार निश्चित है। पैरामीशियम का आकार क्या है, निश्चित है। यानी इसका आकार जो होता है ना वो स्लीपर के जैसा होता है। किसके जैसा, स्लीपर के जैसा। देखिए इधर यहाँ है, देख लीजिए इसका जो आकार है वो स्लीपर के जैसा है। कैसा है इसका आकार, तो स्लीपर के जैसा है। देख लीजिए स्लीपर का मतलब क्या होता है, चप्पल, यानी कि चप्पल के जैसा इसका आकार है। देख लीजिए, हम आकार की बात करेंगे तो इसका आकार जो है ये चप्पल की भांति है, नहीं है, हवाई चप्पल की तरह इसका आकार है। इसके बाहरी सतह पर, यानी इसके बाहरी झिल्ली पर इस तरह से कुछ मौजूद होता है, इसी का नाम है सीलिया। क्या नाम है इसका, सीलिया। यानी कि अब देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज पर कि इसका जो प्रचलन अंगक था वो क्या है, कुटपाद। तो उसी तरह से इसका जो प्रचलन अंगक है, प्रचलन अंगक जो है, इसका प्रचलन अंगक है सीलिया। इसका प्रचलन अंगक क्या है, सीलिया। इसका क्या था, कुटपाद। इसका क्या है, सीलिया। इसका क्या है, कुटपाद, और इसका है सीलिया। ध्यान में रखना है इस बात को कि अमीबा का जो प्रचलन अंगक है वो कुटपाद है और पैरामीशियम का जो है वो सीलिया है। इसका आकार अनिश्चित होता है पर इसका आकार जो है वो निश्चित है। इसका आकार निश्चित है, इसका आकार जो है स्लीपर के जैसा होता है, यानी कि चप्पल के जैसा इसका आकार होता है। तो यही था अमीबा और पैरामीशियम, जिसमें मनुष्य की तरह प्राणी संभोजी, यानी मनुष्य की तरह इसमें ये भी भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, पाचन करता है, और क्या करता है, बहिष्करण करता है। पाचन, पहले अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, फिर उसके बाद उसका क्या करता है, पाचन करता है, फिर उसके बाद बहिष्करण करता है। तो हम लोग इसमें भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वैक्यूल है, ठीक है, और उसके बाद इसमें भी केंद्रक है। देख लीजिए, ये इसमें भी वैक्यूल्स, बहुत सारे वैक्यूल्स का निर्माण है। यहाँ पर फूड वैक्यूल्स दिख रहा है, ये सब फूड वैक्यूल्स है इसमें। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो है ना इस तरह से संरचना है। यहाँ इसका ये जो ऑरल ग्लोब्स है, यानी कि यहाँ से ये भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। भोजन का क्या किया, ये अंतर्ग्रहण, वो इस फूड वैक्यूल से होते हुए इस तरह से इसमें आया। यानी कि इसमें से जाते जाते जो है ना इसका भोजन जो है पूर्ण रूप में पच जाता है, और उसके बाद भोजन का ये शरीर के किसी भी सतह से ये भी बाहर शरीर से निकाल देता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि पहले हुआ अंतर्ग्रहण, फिर होगा पाचन, फिर होगा बहिष्करण। तो इस तरह से अमीबा और पैरामीशियम में इससे जो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अमीबा का जो प्रचलन अंगक है वो कुटपाद है और पैरामीशियम का जो प्रचलन अंगक है वो सीलिया है। पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है और अमीबा का आकार जो है वो अनिश्चित होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब